प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राष्ट्र का स्वरूप निबंध पाठ के अंतर्गत तृतीय अंग संस्कृत के शेष अंशों का अध्ययन करेंगे। यहाँ यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर सभ्यता और संस्कृत क्या है। संक्षेप में यह जानें कि संस्कृत एक विचार है, अतः वह अमूर्त होती है, जबकि सभ्यता व्यवहार है, अतः वह मूर्त होती है। उदाहरण के लिए हमें कैसे वस्त्र धारण करने चाहिए, यह विचार संस्कृत है, और जब वस्त्र बन जाते हैं, हम उन्हें धारण कर लेते हैं, तो वह सभ्यता कहलाती है। आइए निबंध देखें। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीयजन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। लेखक का विचार है कि जिस प्रकार जंगल में अनेक तरह की लताएं होती हैं, वृक्ष होते हैं, वनस्पतियां होती हैं, किंतु ये परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते हैं, विरोध नहीं करते। उसी प्रकार किसी भी देश में अनेक प्रकार की संस्कृतियां हो सकती हैं, किंतु उन सभी को आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ सौहार्द से रहना चाहिए, तभी राष्ट्र मजबूत होता है। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। लेखक कहता है कि जैसे जल के प्रवाह को अनेक नदियां ले जाकर समुद्र में मिला देती हैं और वहां एक हो जाती हैं, उसी प्रकार किसी राष्ट्र में रहने वाले लोग पृथक पृथक संस्कृतियों को जन्म देते हैं, किंतु राष्ट्रीय संस्कृति में ये सभी समाहित हो जाती हैं, क्योंकि समन्वय युक्त सौहार्दपूर्ण जीवन ही राष्ट्र का सबसे सुखद रूप है। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है, वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृत के बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है, वह प्रत्येक संस्कृत के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। लेखक का विचार है कि साहित्य, कला, नृत्य, गीत और आमोद प्रमोद के अनेक संसाधन राष्ट्रीय जन के मस्तिष्क के भावों को प्रकट करने के रूप में हमारे सामने आते हैं। वास्तव में आत्मा के भीतर जो आनंद भाव है, वह इन विविध रूपों में साकार होता है, प्रकट होता है। यद्यपि बाह्य रूप से देखने पर ये संस्कृत के अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं, विभिन्न धर्म, जाति, वर्ग में अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन आंतरिक आनंद के दृष्टि से इनमें एक सूत्रता है, एक रूपता है, क्योंकि सभी का एक ही चरम लक्ष्य है, आनंद की प्राप्ति। जो व्यक्ति सहृदय है, जिसके हृदय में मनुष्यता है, वह प्रत्येक संस्कृत के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित भी होता है। और इस प्रकार की उदार भावना से युक्त जब लोग राष्ट्र में रहते हैं, तो राष्ट्र स्वास्थ्यवर्धक हो जाता है, सभी के लिए लाभकारी हो जाता है और मजबूत हो जाता है। गांव और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृत का अमित भंडार भरा हुआ है, जहां से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृत के परिचय काल में उन सबका स्वागत करने की आवश्यकता है। लेखक का विचार है कि गांव और जंगल में जो स्वच्छंद रूप से लोग रहते हैं, वे अपनी भावनाओं को लोकगीतों के माध्यम से विकसित करते हैं, लोक कलाओं के माध्यम से विकसित करते हैं। वास्तव में इसमें मानव संस्कृत का अमित अतुलित भंडार भरा हुआ है, जहाँ से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृत के निर्माण के समय हमें इन सब का भी परिचय प्राप्त करना चाहिए और इनका भी स्वागत करना चाहिए, अर्थात इनके भी बहुमूल्य विचारों को राष्ट्रीय संस्कृति में स्थान देना चाहिए। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृत के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं
और उसके तेज को अपनी भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है। लेखक का विचार है कि हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों मुनियों ने अपने चरित्र के माध्यम से, धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृत के माध्यम से जो कुछ आज तक किया है वह सब स्वीकार करना और उसे धारण करना हमारे लिए गौरव की बात है। हम उनके उस गौरव को अपने जीवन में साक्षात रूप से देखना चाहते हैं। वास्तव में राष्ट्र को आगे बढ़ाने का यह एक मजबूत प्रकार है, स्वाभाविक प्रकार है। जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता वरन अपने परदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। लेखक कहता है कि जहाँ पर अतीत काल वर्तमान के लिए बाधक नहीं बनता, भार स्वरूप नहीं होता, जहाँ भूतकाल वर्तमान को पकड़कर रोकना नहीं चाहता बल्कि अपने अनुभवों से उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, ऐसे राष्ट्र का हमें स्वागत करना चाहिए। ऐसे राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। गद्यांश पर आधारित प्रश्न देखें। संकेत 13, जंगल में से लेकर सुखदायी रूप है तक। पहला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश है, जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। तीसरा प्रश्न, जंगल में कौन अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं। चौथा प्रश्न, राष्ट्रीय जन किसके द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। पांचवा प्रश्न, लेखक के अनुसार किस प्रकार के जीवन को राष्ट्र का सुखदायी रूप कहा गया है। संकेत 14वां, साहित्य कला से लेकर स्वास्थ्यकर है तक। पहला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश है, जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृत के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। तीसरा, राष्ट्रीय जन किन रूपों में अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। चौथा, संस्कृत के आनंद पक्ष को स्वीकारते हुए कौन आनंदित होता है। पांचवा, राष्ट्रीय और आनंदित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय छांटकर लिखिए। संकेत 15वां और अंतिम, गांव और जंगलों से लेकर स्वागत करते हैं। पहला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश है, जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। तीसरा प्रश्न, राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में हमें किसका स्वागत करने की आवश्यकता है। चौथा प्रश्न, हम किसे गौरव के साथ धारण करते हैं। और पांचवा प्रश्न, लेखक के अनुसार हमें कैसे राष्ट्र का स्वागत करना चाहिए। प्रिय छात्रों, इन प्रश्नों का अभ्यास करें और कोई समस्या होने पर प्रश्न अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।